नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूमोनिया की दवा के बारे में। न्यूमोनिया यानी कि ऐसी मेडिकल कंडीशंस की जिसके अंदर फेफड़ों में जो है वो सूजन आ जाती है, वहाँ पे म्यूकस भरने लगता है और पेशेंट को जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये होने के रीजंस वगैरह क्या है, किस तरह से उसका निदान हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ उसके इलाज के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके बारे में डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं न्यूमोनिया के बारे में। तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना है, दवाइयों के बारे में सीखना है, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं न्यूमोनिया के बारे में। तो न्यूमोनिया यानी कि ऐसी मेडिकल कंडीशंस की जिसके अंदर हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शंस होता है और उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसको कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होना। और स्पेशली ये जो बीमारी जो है वो एल्वियोली को अफेक्ट करती है, कि जो एक छोटे से एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो उसको सबसे ज़्यादा असर होती है। वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे म्यूकस जमा होने लगता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो न्यूमोनिया जो एक टाइप का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो लंग्स के अंदर सबसे अंदर का जो भाग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एल्वियोलीज होते हैं, वहाँ पे जो है वो सूजन आ जाती है, वहाँ पे म्यूकस जमा होने लगता है। और ये जो पार्ट है वो स्पेशल इन्वॉल्व होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं उसके कारण हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, कि जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से बने रहता है। तो उसके लिए ये पूरी प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। तो न्यूमोनिया में स्पेशली एल्वियोली पे ही असर होती है और ये होने के मेन 3 रीज़न है कि कई बार आपको बैक्टीरियाज के कारण इन्फेक्शन होता है, तो वो भी आगे जाके न्यूमोनिया कर सकता है। वायरस इसके कारण होने वाले इन्फेक्शन भी न्यूमोनिया कर सकते हैं और फूग के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैक्टीरियाज के अंदर हम बात करें तो जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया करके जो बैक्टीरिया होता है, कि जिसको न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हम कहते हैं, तो जब भी कोई पेशेंट ये बैक्टीरिया से संक्रमित होता है तो उसके कारण जो है वो स्पेशली आगे जाके न्यूमोनिया की बीमारी हो सकती है। और ये जो बैक्टीरिया वो स्पेशली आपके बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के थ्रू एंटर होते हैं, कि जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे एयर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। फिर जो वायरस की हम बात करें तो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसके कारण भी न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये वायरस स्पेशली जो हमारे ब्रीथिंग के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो एयर टू एयर ये बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं और उसके कारण भी ये आगे जाके फेफड़ों में जो है वो इन्फेक्शंस करते हैं और उसके कारण न्यूमोनिया होने लगता है। फिर RSV जो वायरस है, जिसको रेस्पिरेटरी साइनसाइटियल वायरस कहा जाता है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आप देखो तो जो कोविड-19 का जो वायरस था उसके कारण भी आगे जाके न्यूमोनिया का कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वायरस जो है या फिर बैक्टीरिया है या फिर फूग के कारण ये बीमारी हो सकती है। अब उसके सिम्टम्स समझते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलती है न्यूमोनिया के अंदर। तो उसमें जो मेन सिम्टम्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है, भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मूड स्विंग होने लगते हैं। फिर हार्ट के ऊपर उसके असर देखे तो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होने लगता है। पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, हाई फीवर रहता है, मतलब कि टेम्परेचर जब पेशेंट का आप चेक करो तो जब आप फ़ारेनहीट में वो टेम्परेचर मेज़र करो तो वो टेम्परेचर जो है वो 105 डिग्री फ़ारेनहीट जितना भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुखार यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ ही साथ पेशेंट को ठंड लगती है। दूसरे सिम्टम्स देखें तो मसल्स पेन करने लगते हैं, कमजोरी जैसा आप फील करते हैं, चेस्ट में आपको पेन होता है, कि छाती में दर्द होता है, कफिंग होने लगती है। फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज जो है वो देखने को मिलती है, नोज़िया वॉमिटिंग भी होने लगता है, जॉइंट पेन करते हैं। फिर कई बार ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, हार्ट रेट इंक्रीज होने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं न्यूमोनिया के अंदर। तो अब बात करते हैं उसके सिम्टम्स में। देखो तो स्पेशली ये जो न्यूमोनिया वाले जो लंग्स होते हैं, ऊपर वाला लंग्स जो है वो नॉर्मल है और नीचे वाले में आप देखो तो एल्वियोलिस के अंदर एक यहाँ पे जमा हुआ देखने को मिलता है आपको। तो इसको हम कहते हैं कि म्यूकस जमा हो गया है। म्यूकस यानी कि जो फ्लैम जो हम कहते हैं, बलगम जो कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है आपके ये एयर सैक्स के अंदर और जिसके कारण जो है वो ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। और
वहाँ पे जो है वो सूजन भी देखने को मिलती है कि ये वाले जो एयर सैक्स है, एल्वियोलिज है, वो नॉर्मल है, वहाँ पे कोई भी टाइप की सूजन नहीं है, वहाँ पे ना कोई म्यूकस होता है। पर जब न्यूमोनिया होता है तो वहाँ पे जो इस तरह से म्यूकस जमा होने लगता है कि जिसको कई बार हम कहते हैं कि फेफड़ों में जो है वो पानी भरने लग रहा है। तो पानी भरने का मतलब ये होता है कि ये जो एल्वियोज होते हैं वहाँ पे इस तरह से म्यूकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा होने लगता है और वहाँ पे जो है वो सूजन भी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं उसके डायग्नोसिस की। तो कैसे पता चलेगा कि किसी को न्यूमोनिया हुआ है? तो उसके लिए प्रॉपर एक चेस्ट एक्सरे किया जाता है कि एक्सरे करने से पता चलता है कि न्यूमोनिया की कंडीशंस कितनी सीवियर है, कितना ज़्यादा कफ या फिर जो म्यूकस है वो जमा हुआ है आपके फेफड़ों के अंदर। फिर दूसरा सीबीसी टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट खास किया जाता है, उससे भी पता चलता है। उसके अलावा ब्लड सीआरपी टेस्ट भी किया जाता है कि सीआरपी टेस्ट से पता चलता है कि शरीर में इन्फेक्शंस कितना ज़्यादा है, सीवियरिटी कितनी है डिसीज की, तो उससे पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्फेक्शन या फिर जो इन्फ्लेमेशन की जो सीवियरिटी है उसके लिए यहाँ पे एक नंबर मिलता है हमें जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो उसके कारण देखो कि जब उसका लेवल जो है वो स्पेशली 1 या फिर उससे कम है तो उस वक्त जो है वो काफ़ी लो रिस्क माना जाता है। 1 से 3 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क, और 3 से 10 के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा वैल्यू है तो उसको हाई रिस्क माना जाता है। तो ये टेस्ट जरूर से परफॉर्म किया जाता है न्यूमोनिया के दौरान। फिर एक और टेस्ट आप देख सकते हैं कि जिसको स्पूटम कल्चर टेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर कौन से बैक्टीरिया के कारण या फिर कौन से वायरस के कारण बीमारी हुई है। तो उसके लिए प्रॉपर एक स्पूटम एनालिसिस की जाती है कि पेशेंट को कफिंग के द्वारा जो भी म्यूकस बाहर आ रहा है उसको इससे इस तरह से पेट्री डिश में लिया जाता है। उसका प्रॉपर एक कल्चर टेस्ट किया जाता है कि जिससे पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण ये इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप बीमारी का जो है वो डायग्नोसिस होके आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल चेक करना, कि ब्लड ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर को आप ज़रूर से यूज़ करना चाहिए न्यूमोनिया के पेशेंट्स के लिए। साथ ही साथ उसका जो ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहना चाहिए, हार्ट रेट वगैरह कितने हैं वो भी मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के कि ट्रीटमेंट के कौन से अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करें तो पेशेंट को जो है वो अच्छे से रेस्ट करना चाहिए घर पे, कि जैसे भी न्यूमोनिया जो है वो आपका आइडेंटिफाई हो जाता है या फिर उसके रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो अच्छे से रेस्ट करना चाहिए और मेडिकेशंस जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेडिकेशंस में खासकर एंटीबायोटिक्स का ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि स्पेशली एंटीबायोटिक्स के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी मात्रा शरीर में कम होने लगती है कि जिसके कारण आपको यह बीमारी होती है। तो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना होता है और समझे कि उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट को जो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है सीवियर कंडीशन में, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन कराना जरूरी होता है। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले पेशेंट को जो है वो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और पानी भी आपको कैसा लेना है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है, गुनगुना पानी पेशेंट को देते रहना है। उसी तरह से फ्रेश फ्रूट जूस भी उसको दे सकते हैं कि जिससे उसके बॉडी के अंदर जो है वो स्टेमिना एक बना रहा है। उसके अलावा कोकोनट वाटर भी जो है वो पेशेंट यूज़ कर सकते हैं कि वो भी काफ़ी अच्छा रहता है न्यूमोनिया के अंदर। उसके अलावा दूसरा हम ऑप्शन देखें तो हर्बल काढ़ा का ऑप्शन रहता है कि जो हॉट बेवरेजेस के जो ऑप्शंस हम देखते हैं तो उसमें ग्रीन टी वगैरह है या फिर हर्बल काढ़ा बेस्ड रहता है। तो वो बनाने के लिए आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपको 2 कप जितने पानी में लेने होते हैं और उसको उबालना होता है अच्छे से, और जब ये अच्छे से वो उबल जाता है तो उसको फिल्टर करने लेना होता है और पेशेंट को जो वो देना होता है। जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरह से हर्बल काढ़ा जो है दिन में 2 या 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। फिर बात आती है इनहेलेशन की। तो उसमें स्टीम इनहेलेशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप स्टीम लेते तो आपके जो फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस जमा होता है या फिर जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इनहेलेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है इसके अंदर। तो इसके लिए आप ये जो कैप्सूल्स आते हैं कि जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं कि उनके अंदर मैंथोल एक रहता है और टर्पेनियोल रहता है, कैम्फर रहता है। उसकी ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती है वो आप नेबुलाइजर में लेकर या फिर डायरेक्टली गर्म पानी में डाल के भी उससे स्टीम जो है वो ले सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हर्बल्स की, कुछ मेडिकेशंस की। तो हर्बल्स में जब फीवर वगैरह होता है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को तो उसके लिए ज़रूरी होता है महासुदर्शन घनवटी का यूज़ करना। तो उसके 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट रात को खासकर लेने चाहिए कि जिससे क्या है कि जो फीवर जो है वो कंट्रोल में रहे और ज़्यादा कंडीशन जो है वो ना बिगड़े। साथ ही साथ ऐसे बीमारी के दौरान आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है।
तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पे गिलोय का ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहता है कि जैसे आप गिलोय घनवटी, कोई भी हर्बल अलग अलग जो कंपनी से, जैसे झंडू का एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, पतंजलि देख रहे हैं, डाबर है, हिमालय है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज गिलोय घनवटी के प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आप सिमिलरली ले सकते हैं कि 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट रात को पेशेंट ले सकते हैं कि जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। फिर अब आते हैं एंटीबायोटिक्स के कोर्स पे। तो एंटीबायोटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन का एक सबसे पहले ऑप्शन आपके लिए रहता है। तो एजिथ्रोमाइसिन समझे कि 500 मिलीग्राम में यूज होती है। तो एक टैबलेट ही लेना जरूरी होता है दिन में, कि दिन में किसी भी एक टाइम के, मतलब कि खाना खाने के बाद जो है वो खासकर पेशेंट ये टैबलेट ले सकते हैं, और दिन में एक टैबलेट लेनी होती है। तो इस तरह से 3 दिन तक ये ले सकते हैं। उसके बाद भी समझो कि ठीक नहीं हो रहा तो एक बार और फिर से वो रिपीट आप कर सकते हैं। अगर 500 mg आपको हाई डोज पड़ता है तो 250 mg का भी ऑप्शन रहता है। तो 250 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार भी पेशेंट ले सकता है, पर ध्यान ये रखना है कि 2 टैबलेट के बीच में एटलीस्ट 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना जरूरी होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है सीफाड्रॉक्सिल का, कि अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन से ठीक नहीं हो रहा, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो दूसरा ऑप्शन बनता है सेफालोस्पुरिन से एंटीबायोटिक्स के अंदर सीफाड्रॉक्सिल का। तो उसके एक टैबलेट जो है वो दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। फिर टैक्सिम ओसीवी, कि जिसके अंदर सैफिक्सिम है और पोटेशियम क्लेवुलिनेट है। तो ये कॉम्बिनेशन भी पेशेंट यूज कर सकता है अगर आगे वाली मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा। एक और ऑप्शन बनता है ऑफ्लोमेकोजोड का, जिसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निजोजोल का आपके पास ऑप्शन रहता है। फिर सेफ्ट्रिएक्सोन का एक ऑप्शन रहता है आईवी ट्रीटमेंट के लिए, कि अगर समझो कि टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा और पेशेंट को ड्रिप लगाने की जरूरत है, तो ये जो मोनोसेफ इंजेक्शन है तो उसका डोज रहता है 1 से लेकर 2 ग्राम जितना डोज रहता है आईवी या फिर इंट्रामस्कुलरली पूरे दिन के लिए। फिर बात करते हैं कि फीवर जब होता है, कि काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 105 डिग्री तक भी बुखार जा सकता है, 100 डिग्री से ऊपर बुखार जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासीटामोल का आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है। तो जब फीवर होता है तब भी ये टैबलेट जो है वो देनी चाहिए, और मैक्सिमम दिन में 3 ही टैबलेट यूज़ करनी चाहिए। उससे ज़्यादा टैबलेट यूज़ करने से ये लीवर या फिर आपकी किडनीज के ऊपर असर कर सकता है, तो ये खास आप ध्यान रखें, या फिर आपके पेट में ये अल्सर करवा सकती है। उसी तरह से आइबुप्रोफेन का भी ऑप्शन बनता है, कि पैरासीटामोल सूट नहीं हो रही तो फीवर कम करने के लिए आप आइबुप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि ये सब मेडिकेशंस जब लेते होते तो एसिडिटी वगैरह हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है नोगासिड का, कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओमिप्राजोल प्रेजेंट है और साथों साथ डोमपेरिडोन प्रेजेंट है, कि जो डोमपेरिडोन जो है वो उल्टी रोकने का काम करता है, और ओमिप्राजोल जो है वो पेट में एसिड कम बनने देता है, कि जिससे एसिडिटी का प्रॉब्लम एज वेल एज जो नोजिया वॉमिटिंग होती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग जैसा फील होता है, तो वो नहीं होता। तो 30 मिनट पहले लेनी चाहिए खाना खाने के, तो ये ध्यान रखना है। फिर विटामिन सी का यहाँ पे लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग टू ऐसा भी देखा गया है कि जब भी विटामिन सी दिया जाता है तो उससे रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है पेशेंट की। तो विटामिन सी की जो टैबलेट है वो दिन में 1 ही बार जो है वो पेशेंट को लेनी है न्यूमोनिया के दौरान। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखें तो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है जिंकोविट, या फिर उसके सिमिलर कोई भी दूसरा जो मल्टीविटामिन टैबलेट है वो आप ले सकते हैं, बिकॉज आप एंटीबायोटिक यहाँ पे ले रहे हैं और उसके कारण शरीर में विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। तो उसको पूरा करने के लिए और साथों साथ ये जो बीमारी है उसमें से फास्ट रिकवर होने के लिए भी ये मेडिकेशंस का लेना जरूरी होता है। तो किसी भी एक टाइम पे आप ये टैबलेट जो है वो ले सकते हैं कि दिन में 1 ही लेनी है, 2 बार उसको नहीं लेना है। फिर यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक ऑप्शन बनता है, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन होती है बॉडी के अंदर, तो वो सूजन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ की जाती है, कि अगर पेशेंट को सूट होता है और रिकवरी जल्दी लानी है तो उसके लिए डेक्सोनाक जो रहते हैं तो वो यूज़ किया जाता है। और उसका जो डोज की हम बात करें तो अलग अलग रहता है हर पेशेंट के लिए। खासकर लोअर डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, कि 0.5 से लेकर 10 mg जितना पर डे जितना ये डोज दे सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि हर एक डोज के बीच में एटलीस्ट 6 से लेकर 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना जरूरी है, और पूरा दिन में 10 mg से ज़्यादा डोज जो है वो कभी भी नहीं देना होता। फिर आगे ऑप्शंस बनता है ब्रोंकोडायलेटर्स का, कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है, एल्वियोलिस होती है, वहाँ पे सूजन के कारण क्या होता है
ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, वहाँ की जो ट्यूब होती है उसका डायमीटर छोटा हो जाता है और उसके कारण ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेडिकेशंस क्या होते हैं कि समझो कि इस तरह से छोटा काफ़ी डायमीटर हो गया है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या करते हैं कि ब्रोंकियल ट्यूब्स को इस तरह से थोड़ा वाइड कर देगा ये मेडिकेशन, कि जिससे पेशेंट जो है वो इजीली ब्रीथिंग कर सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। उसी में दूसरा ऑप्शन बनता है कि इन्हेलेशन से भी आप दे सकते हैं। समझो कि टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा तो डायरेक्टली इन्हेलेशन से लिवोसियालबुटामोल का इन्हेलेशन सॉल्यूशंस भी यूज़ किया जा सकता है, कि जो 1.25 mg में अवेलेबल होता है और उस पे ऊपर खास लिखा होता है इन्हेलेशन ओनली। तो जो नेबुलाइजर होता है या फिर जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसके थ्रू पेशेंट को डायरेक्टली ये मेडिकेशन जो है वो इनहेल कराई जाती है, कि जिससे ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जो है वो ठीक होती है। तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए। तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिटेल में सीखना है, दवाइयों के बारे में सीखना है, तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और लिंक वगैरह भेज देंगे। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।